नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी, यूपी पुलिस और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपका जो सेशन स्टार्ट होता है वो किसका होता है? वो आपकी साइंस की क्लासेस का होता है। साइंस की क्लासेस में आपको अभी मैं फिजिक्स करा रहा हूं और आपकी डिमांड पर मैं इसको चैप्टर वाइज करा रहा हूं, जिसमें मैंने आपको पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन करा दिया। सेकंड चैप्टर जो मोशन था उसकी पहली क्लास मैंने कल कराई थी, आज उसकी दूसरी क्लास है और हम दूसरी क्लास से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आज हम उनको करने वाले हैं। हमने पहली क्लास में क्या देखा था? हमने पहली क्लास में रेस्ट को समझा था, हमने मोशन को समझा था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, इनके मात्रक क्या है और इनसे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं और किस एग्जाम में आए हुए हैं। तो आज हम जो बात करने वाले हैं मोशन के सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड वीडियो है जिसमें मैं आपको न्यूटन के गति के नियम के बारे में बताने वाला हूं और उसके न्यूटन के समीकरण गति के समीकरण के बारे में बात कर रहा हूं। तो इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनको आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही बोलूंगा जो रोजाना बोलता हूं कि आप जो नए जुड़े हैं मेरे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो साथी मेरे साथ में अभी जुड़ चुके हैं, लाइव सेशन में आ चुके हैं, वो इस चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहाँ पे तैयारी करने वाले, जो प्रिपरेशन करने वाले हैं, उन बच्चों को फायदा हो सके जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि रेलवे का एग्जाम भी आपका दिसंबर से स्टार्ट हो सकता है। एएलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम है वो आपके दिसंबर से हो सकते हैं। उसके बाद जो बचा आपका आरपीएफ और उसके अलावा आरपीएफ के अलावा जो आपका एनटीपीसी के तो अभी फॉर्म आए हुए हैं, तो एनटीपीसी के फॉर्म भर जाने के बाद में उसकी डेट बाद में डिसाइड होगी। ठीक है, तो जो लोग भी डेट बच्चे जुड़े हुए हैं, चित्रांशी चौहान है, गौरी हैं, योगेश कुमार हैं और इसके साथ में एएसपी हैं, सभी का भाई गुड इवनिंग। अब बात करते हैं कि अब जो क्लास स्टार्ट होगी, आप पहले शेयर कर दीजिए, जितने साथी हैं आपके अपने दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते सभी को। चलो आगे बात करते हैं। आज के पहला यानी जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन से आने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम किसको पढ़ने वाले हैं। न्यूटन के गति के नियम को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपके न्यूटन के गति के नियम से यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मैं इसी नियम को बताता हूं पहले कि जो न्यूटन का गति का नियम है, ये है आपका न्यूटन के गति के नियम। अब इस न्यूटन के गति के नियम की जब मैं बात करूंगा तो इसके बारे में बताया कहां गया, आपसे अगर यह पूछा जाए कि इसके बारे में बताया कहां गया, इसको बताया तो न्यूटन ने, ये तो मैंने मान लिया। न्यूटन ने इसको बताया किसमें? अपनी बुक में। और बुक का नाम क्या था? और उस बुक का नाम क्या था? प्रिंसिपिया था। और ये प्रिंसिपिया जो है ये कब आई थी? इनने पहली बार प्रकाशित की थी तो ये 1687 में आई थी। लेकिन क्या ये पहली बार ही आई थी? तो पहली बार के अलावा भी इसके दोबारा कहते हैं ना संशोधन होता है, कुछ आपका संशोधन हुआ, तो संशोधन होने के बाद में भी इस बुक को दोबारा छापा गया। और ये कब छापा गया? तो 1713 में। और इसके बाद एक और बार न्यूटन ने अपना संशोधन किया तो इसे 1726 में छापा। तो इस तरीके से कह सकते हैं इसका प्रकाशन 3 बार होता है, लेकिन मोस्टली पूछा जो जाता है वो पहली बार का पूछा जाता है, इसलिए 1687 इसका आंसर होता है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इस प्रिंसिपिया में, इस बुक में हुआ क्या, इस प्रिंसिपिया में बताया क्या है न्यूटन ने। प्रिंसिपिया ने न्यूटन में गति के नियम को समझाया। जो आप गति के नियम आज पढ़ने वाले हैं उनके बारे में, तो गति के नियमों को इन्होंने समझाया। और गति के नियम के अलावा इन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बात की। गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के जो नियम है उनको भी इन्होंने समझाया। और जो केपलर के ग्रही गति के नियम हैं, केपलर के ग्रही गति के जो नियम हैं उनको भी इन्होंने इसमें समझाया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड इन्होंने अपनी बुक में लिखा है। तो यहां पे आपसे कई सारे क्वेश्चन बने कि बुक कौन सी थी? प्रिंसिपिया। न्यूटन ने कौन सी बुक लिखी? प्रिंसिपिया। कब छापी? 1687 में। और इन्होंने अपनी बुक में क्या बताया? गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम हो गए। गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी बताया इन्होंने। इसके अलावा केपलर के जो ग्रही गति के नियम है इनके बारे में भी इन्होंने बताया। नमस्ते पायल। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पे कि न्यूटन के गति के नियम कितने हैं। यहां पे क्योंकि ये मोशन पढ़ रहे हैं तो मोशन में बात करेंगे, तो न्यूटन के गति के नियम कितने हैं उसकी बात करते हैं। तो न्यूटन के गति के नियम, अब पेज नहीं है तो मैं इस पे ऐसे ही बता देता हूं। तो न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? तो गति के नियम है 3। अब इन गति के नियम में पहला नियम है,
एक आपका कहलाता है प्रथम नियम, यानी न्यूटन की गति का प्रथम नियम, और इस प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं, इस प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। और जड़त्व की बात करेंगे तो जड़त्व का नियम जो है वो दिया किसने था, या फिर कहेंगे कि जड़त्व के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो जड़त्व के बारे में बात करने वाले व्यक्ति थे गैलीलियो। इस वजह से इस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। किस वजह से, क्योंकि यहां पे जड़त्व की बात करता है। तो ये पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम है, क्योंकि जड़त्व के बारे में बात करता है, इनर्शिया के बारे में बात करता है, और जब ये इनर्शिया के बारे में बात करता है तो इसका मतलब है कि इसे इनर्शिया का लॉ भी कहते होंगे। और इनर्शिया क्या होता है तो वो भी मैं बता दूं कि इनर्शिया है क्या, ये आपका एक आंतरिक गुण है, यानी हर वस्तु का अपना एक आंतरिक गुण होता है। वो आंतरिक गुण क्या है, वो इनर्शिया है। और ये किस पर निर्भर करता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यानी मास पर डिपेंड करता है। और ये क्या करता है, स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये क्या करेगा, परिवर्तन का विरोध करता है। अगर ये विरोध कर रहा है तो इसका मतलब है कि परिवर्तन का अगर ये विरोध करेगा तो यहां पे जो वस्तु अगर स्थिति में है तो वो स्थित रहना, यानी उसी में रहनी चाहेगी, और अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहेगी। बस यही बात है। जैसे आप अगर सो रहे हो तो सोते ही रहना चाहोगे, और अगर आप कहीं पे घूम रहे हो, घूमने का मन है, बस पैसा खत्म ना हो, बस पैसन जो खत्म हो रहा है वो ये क्या है, वो फोर्स है। तो यहां पे प्रथम नियम क्या है, और ये प्रथम नियम देता क्या है, तो ये प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। ये भी आप याद रखना कि पहला नियम परिभाषा किसकी परिभाषा देता है, बल की परिभाषा देता है। ये तो बात होगी बल के पहले नियम की, सॉरी प्रथम नियम की। दूसरा जो नियम है गति का, वो द्वितीय नियम है, जिसे क्या कहते हैं हम, द्वितीय नियम को कहते हैं संवेग का नियम। इसे क्या कहते हैं, संवेग का नियम कहते हैं, मोमेंटम का नियम कहते हैं। और संवेग का नियम जो है यहां पे क्या है, अगर मैं संवेग के नियम की बात करूं तो यहां पे यानी इस क्या हो जाएगा, तो ये बल का फॉर्मूला देता है, या फिर ये बल की वैल्यू को बताता है। बल की वैल्यू मतलब F बराबर ma। जो फॉर्मूला निकल के आया वो कहां से निकल के आया, इस द्वितीय नियम से निकल के आया है। तो यहां पे मास और एक्सेलरेशन की बात करता है, और ये फॉर्मूला निकलता कहां से, संवेग से निकलता है, इसलिए संवेग का नियम है। और तीसरे नियम की बात करेंगे तो तृतीय नियम कौन सा है, न्यूटन का तृतीय नियम। ये नियम क्या कहलाता है, एक्शन रिएक्शन का फोर्स कहलाता है। इसे क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं, या फिर कहेंगे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। तो ये किस पर डिपेंड करता है, एक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करता है। और ये देता क्या है, जिस तरीके से इन्होंने क्या दिया है, जिस तरीके से इसने बल की परिभाषा दी, इसने बल की वैल्यू बताई, और ये क्या बताएगा, ये बल की दिशा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, बल की दिशा के बारे में बताता है। ये बात हो गई, मैंने आपको यहां पे थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कि हम किस तरीके से आगे यहां पे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो तो मैंने बता ही दिया था। न्यूटन के गति के नियम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उन क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। अभी नहीं, क्या बात है। गुड इवनिंग गौरी अंबेडकर, बढ़िया है, मस्त है एकदम। आपको दिख ही रहा होगा, बातें करते जा रहे तो बातें करने में आपको समझ में आ चुका होगा कि जिस तरीके से एनर्जी है, एनर्जी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ठीक हूं मैं। और आप बताओ आप लोग कैसे हो। चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है, मैंने आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया कि किस तरीके से सबसे पहले न्यूटन के गति के नियम, ये प्रिंसिपिया बुक में है। प्रिंसिपिया बुक में यहाँ पे 1687 में लिखी गई थी, और 1687 में यहाँ पे इसके बाद इसके 3 संस्करण आए जो कि आपके सामने हैं। और यहाँ पे बात होती है प्रिंसिपिया में क्या क्या दिया गया, ये मैंने आपको बता दिया। आगे क्या बताया है, आगे बताया मैंने कि गति के जो नियम है वो कितने हैं, वो 3 है। और इन 3 नियमों में किसकी बात होती है, इन 3 नियमों में बात किसकी आती है। पहला नियम कहता है जड़त्व का नियम है, और ये बल की परिभाषा को देता है। दूसरा जो नियम है वो संवेग का नियम है, ये बल की वैल्यू को बताता है। तीसरा जो नियम है वो एक्शन रिएक्शन का फोर्स है, या एक्शन रिएक्शन का नियम है, जो क्या बताता है, बल की दिशा के बारे में बताता है। बस ठीक ही होना चाहिए, सब लोगों को यहाँ पे ठीक ही रहना चाहिए। अब बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो यहां पे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने जो बताया उससे रिलेटेड बनते हैं। बाकी यहां पर जो इनके एग्जाम्पल होते हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए आज बात करते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। पहला कौन सा उदाहरण है जो न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है। और पहला नियम क्या है वो तो मैंने बता दिया कि जड़त्व का नियम है, कोई भी चेंज नहीं चाहता गति का। अगर गति में है तो उसका विरोध करेगा, अगर
गति का, रेस्ट में आने का विरोध करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो क्या करेगा, गति नहीं करना चाहेगा। इस तरीके से आपका आंसर आ चुका है सी। बाकी देखते हैं, पहला नियम कहता है जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा कहता है कि तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाता है। तीसरा है जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। और चौथा कहता है रॉकेट लॉन्च करना। तो यहां पे हमें बताना है कि पहला नियम, तो मैंने बताया था पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम कहलाता है, इनर्शिया वाला कहलाता है। और इनर्शिया क्या कहता है कि अपने आप में चेंज ना हो। अब बात आपने सी का बताया, तो सी को ही डिस्कस करते हैं कि जब कोई बस, मान लीजिए ये बस, मेरा जो हाथ है इसको मान लो बस का प्लेटफॉर्म है, और ये जो है ये मैं खड़ा हूं, ठीक है, इस तरीके से है ये बस जो है, इस ऐसे, और इस पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब यहां पे क्या होगा कि ये बस जो है अचानक चलना शुरू कर दे, अचानक चलना शुरू कर दे, इस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो क्या होता है कि इस बस के प्लेटफॉर्म के साथ में ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति जो मैंने अलग बता दिया, ये व्यक्ति जो खड़ा हुआ है वो किसमें, रेस्ट की अवस्था में है। अब होगा क्या कि इस रेस्ट की अवस्था में ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब प्लेटफॉर्म आगे बढ़ता है तो उसके साथ में पैर आगे चले जाते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट होता है वो क्या है, वो अभी रेस्ट में ही है। वो भले ही बस आगे चल गई, लेकिन जो बॉडी का अपर पार्ट है वो अभी भी रेस्ट में है, जिस वजह से कहां धक्का लगता है, पीछे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, इस तरीके से धक्का लगता है, क्योंकि ये ऊपर वाला पार्ट है ना, ये पार्ट ये कहां रहता है, ये पीछे की ओर ही रह जाता है, रेस्ट में रह जाता है। अब ये बस क्या है, चल रही है, चलते में क्या इस बॉडी को किसकी आदत होगी, इस बॉडी को आदत होगी कि अब मैं मोशन में हूं, मैं अपने आप में चेंज नहीं करूंगी। होता क्या है, बस अचानक रुक जाती है। रुकने पर क्या होगा, रुकने पर ये जो व्यक्ति खड़ा है ये अभी भी चलना चाहता है, इसकी बॉडी अभी भी चलना चाहती है, लेकिन प्लेटफॉर्म के साथ में क्या होता है, प्लेटफॉर्म के साथ में इस बस का प्लेटफॉर्म इसके पैरों को तो पकड़ लेता है, लेकिन जो अपर बॉडी पार्ट का है, अपर पार्ट है, बॉडी का अपर पार्ट है, वो अभी भी मोशन में है, वो भी 40 की रफ्तार से अभी भी आगे बढ़ना चाहती है, इस वजह से वो आगे चली जाती है। तो हमें लगता है कि वो आगे की ओर धक्का लग रहा है। ठीक है, तो वो क्या लगता है कि वो आगे का धक्का लगता है। सर आपकी पेंसिल खत्म नहीं होती, नहीं ये कहाँ खत्म होती, यहाँ पे ये तो टच करके काम करता है ना, ये क्यों खत्म होगी। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा कि जब बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, और जब बस अचानक रुकती है तो यात्रियों को आगे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर आपको पता चल गया, जिन लोगों ने सी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से चलाएं, पेड़ की शाखा है वो, उसको अगर तेजी से हिलाया जाए तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो कुछ पत्तियां क्या है, वो पेड़ से अलग हो जाती हैं। तो ये किस कारण से होता है, किस कारण से होगा बताओ। ऑप्शन ए कहता है मुक्त पालन, बी, यहां सी लग गया है, ये बी है। ठीक है, ऑप्शन बी है आपका जड़त्व, ऑप्शन सी है आपका वेग, और ऑप्शन डी है आपका आवेग। तो ये किस वजह से पेड़ का पत्ते, यानी पेड़ के जो पत्ते हैं वो वहां से अलग हो जाते हैं। और चित्रांशी चौहान, ऋतु कुमारी, पायल ने, सभी ने अच्छा आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। और यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि जड़त्व की वजह से ये होता है कि ये सारे जो पेड़ हैं या फिर उसके जो पत्तियां हैं वो क्या हैं, वो भी रेस्ट में रहती हैं। और लेकिन यहां पे क्या होता है, जैसे ही तेजी से हम हिलाते हैं तो वहां पे क्या होता है, पत्तियां जो है बहुत तेजी से अचानक से किस में आती हैं, मोशन में आती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो टूट जाती है। चित्रांशी चौहान, हाँ जी जड़त्व तो है, मैं कह रहा ये कौन सी टीवी है जड़त्व, हाँ बिल्कुल जड़त्व, गौरी मैंने ये आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। और जड़त्व होता क्या है, जड़त्व जो होता है, इनर्शिया जो होता है, अपने अंदर का इंटरनल पार्ट होता है, या कह सकते हैं इंटरनल गुण होता है। तो इंटरनल, अगर जो आंतरिक गुण होता है, और आंतरिक गुण जो होगा, अब वो आंतरिक गुण किस पर डिपेंड करेगा, वो द्रव्यमान पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। और ये मास जो होगा, जितना ज्यादा मास होगा, मास का मतलब द्रव्यमान, तो जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा
उतना ज्यादा जड़त्व होगा। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो जड़त्व क्या है? आंतरिक गुण होता है जो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ज्यादा द्रव्यमान तो ज्यादा जड़त्व, कम द्रव्यमान तो कम जड़त्व। ठीक है, अब होगा क्या? ये अपनी जैसी जो आपकी स्थिति है उस स्थिति का विरोध करता है, परिवर्तन नहीं चाहता। जैसे हम सो रहे हैं ना, तो हम क्या है, हम उठना नहीं चाहते। हम भी क्या आलस में 2-4 घंटे ऐसे निकाल देते हैं, आंखें भले ही 5 बजे खुल जाए लेकिन उठेंगे 7 बजे ही। तो वो 2 घंटे जो हमने रोका है ना अपने आप को, वो कौन रोक रहा है? वो हमें जड़त्व तो रोक रहा है। वो जड़त्व तो नहीं जाने दे रहा कि भाई मत उठ। अब पढ़ने से भी कौन रोक रहा है? यही रोकता होगा फिर तो। आज हैप्पी हूं मैं रोजाना हैप्पी रहता हूं बस। चलो अब बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है ये आपका एएलपी में पूछा गया क्वेश्चन है, एएलपी में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल से 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। अब भाई पिस्तौल से चलेगा क्या? पिस्तौल से तो गोली चलेगी। तो पिस्तौल का वजन दे रखा है, पिस्तौल की द्रव्यमान दे रखा है हमें 3 किलोग्राम का, और जो पिस्तौल से गोली चली है उसका वेग दे रखा है, इस वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रही है। और पिस्तौल की जो गोली है उसका भी क्या दे रखा है? द्रव्यमान दे रखा है। तो वो गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई है, क्योंकि यहां से जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो वो क्षैतिज रूप में ही तो जाएगी सीधे। तो क्षैतिज रूप से चलाई गई है। पिस्तौल का प्रतिघाती वेग कितना होगा? यहां पे हमें वेग बताना है, तो वेग कितना होगा ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो बताओ यहां पे क्या आंसर होगा? बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका। कि कोई एक पिस्तौल है, प्रतिघाती पिस्तौल का प्रतिघाती वेग क्या है? यहां प्रतिघाती का मतलब क्या है? प्रतिघाती का मतलब है पीछे की ओर। अब यहां पे प्रतिघात किया उसने, जैसे ही घात किया उस घात का प्रतिघात क्या है? यहां पे घात का मतलब है कि उसने जो वेग यानी गोली निकली है वो क्या है? घात है। और उसका प्रतिघात का मतलब उसका अपोज करना, अपोज का है वो पीछे की ओर धक्का जाएगा। तो जैसे मैंने बोला, अब ये किसका हो गया? ये गति का तीसरा नियम हो गया, जिसे कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या कहेंगे? एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब यहां पे याद रखना कि जब भी एक्शन रिएक्शन की बात आएगी तो यहां पे अपोज आएगा। यानी अगर मैं यहां पे एक्शन रिएक्शन की बात करता हूं, दोनों भले ही बराबर हों, लेकिन इनमें से एक जो होगा, जो पीछे की ओर रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन हमेशा माइनस में लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि मैंने माना ये गोली है, ये सॉरी पिस्तौल है। अब ये पहले पेंसिल थी, अब पिस्तौल है। अब ये जैसे ही मैं इसको चलाता हूं, तो जैसे ही यहां से निकलती है, तो निकलने के बाद में पिस्तौल का प्रतिघात पीछे की ओर आता है, यानी पिस्तौल जो है पीछे की ओर आती है। तो एक्शन कहां हुआ? सामने की ओर। प्रतिघात रिएक्शन कहां हुआ? पीछे की ओर। तो अपोजिट में जा रहा है, अपोजिट में जाएगा तो माइनस लगेगा। तो यही लिखा है मैंने, एक्शन इक्वल टू माइनस रिएक्शन। ठीक है, तो भले ही बल यहां भले ही दोनों चीजें बराबर हैं, एक्शन और रिएक्शन दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन जा तो वो अपोज में रहे हैं ना। और जब वो अपोज में जाएंगे तो क्या होगा? एक अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब बात करो, चलो अब देखो कि दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो यहां पे क्या क्या दिया गया है? एक मान लो ये भी द्रव्यमान है और एक ये भी द्रव्यमान है, दोनों का द्रव्यमान है। तो मैं एक को कैपिटल एम मान लेता हूं। जो पिस्तौल की बात आती है, यहां पे मैं पिस्तौल की बात करता हूं। ठीक है, पिस्तौल की बात करता हूं, तो पिस्तौल का द्रव्यमान जो है वो कितना है? 3 kg का है। अब केजी की बात आ रही है, आंसर मीटर पर सेकंड, इसको मैं फिर चेंज कर देता हूं, किस में आ जाएगा? ये 3000 ग्राम में हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है? पिस्तौल का ही तो वेग निकालना है। निकालना किसका वेग है? पिस्तौल का वेग निकालना है। तो पिस्तौल का वेग मैंने मान लिया b, और b क्या है मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि निकालना है। अब बात करो गोली की, तो जो गोली चलाई जा रही है, बुलेट चलाई जा रही है, उस गोली का द्रव्यमान मैंने यहां पे स्मॉल m ले लिया, क्योंकि कैपिटल M तो मैंने इसका लिया है। तो स्मॉल m कितना है? 40 ग्राम है। और 40 ग्राम के साथ में इसका जो वेग दिया है वो कितना है? 180 मीटर पर सेकेंड। 180 मीटर पर सेकंड दिया है। अब आपको यहां पे एक बात याद रखनी है कि ये फॉर्मूला किसका बन रहा है? m दिया है और b निकालना है। यहां पे m और b दिया है, किसका फॉर्मूला बनेगा? संवेग का फॉर्मूला बनेगा। तो यहां पे संवेग भी तो क्या है? अपने आप में एक फोर्स है। संवेग भी क्या है? अपने आप में एक फोर्स है। तो यहां पे मैं संवेग की अगर बात करूं तो यहां पे कह सकते हैं पिस्तौल का संवेग क्या होगा? पिस्तौल का संवेग क्या हो जाएगा? पिस्तौल का संवेग बराबर गोली का संवेग।
बराबर होगा गोली का संवेग, क्योंकि एक होगा एक्शन और एक होगा रिएक्शन। अब इनमें से किसी को एक को एक्शन मानो तो एक को रिएक्शन मानना पड़ेगा, तो इसका एक को तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने गोली का संवेग को माइनस लगा लिया क्योंकि उसकी पूरी वैल्यू थी, इसलिए मैंने उसको माना। वैसे यहां पर भी लगा सकते हो। तो पिस्तौल का संवेग हो गया एम बी, संवेग का फॉर्मूला एम बी होता है, और गोली का संवेग क्या होगा, स्मॉल एम और बी। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब इसके बाद में वैल्यू को रखना है। वैल्यू को रखो, तो एम कितना है, एम का कैपिटल एम है 3000, कैपिटल वी हो गया, निकालना है। स्मॉल एम की बात करेंगे तो स्मॉल एम कितना दिया है आपको, स्मॉल एम दिया है आपको 40 ग्राम, और स्मॉल बी कितना है 180। ठीक है, स्मॉल बी कितना दिया है 180, लेकिन गोली का संवेग मैंने माइनस में लिया था, तो यहां पे मैं माइनस लगाऊंगा इन दोनों की जगह पे, ये माइनस और ये भी हो गया माइनस। ठीक है, अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, तो कैपिटल बी बराबर होगा माइनस का 40 मल्टीप्लाई 180 और अपॉन 3000। ठीक है, एक जीरो से ये, एक जीरो से ये कट गया। अब बचा है, आप सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा, ये हो गया 10, और सॉल्व करेंगे तो 2 से और काट लो, ज्यादा यहां पे दिखेगा नहीं, मैं इसलिए इसको वैसे नॉर्मली इसका आंसर निकालना क्या आएगा बता दिए। अब आंसर बताओ, रितु कुमारी ने बताया है सी आंसर, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, माइनस का 2.4 ही आएगा 10 से, हाँ जी बिल्कुल, माइनस का 2.4 आएगा। और बी के लिए क्या करेंगे, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड, वैसे भी इसमें क्या मीटर पर सेकंड ही दिया है सब में, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो आंसर निकल के आ गया कि 2 माइनस का 2.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहां पे होगा। स्टोनी ने आंसर दिया है सी, ऋतु कुमारी का भी आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैंने क्या बताया कि ये है क्या, क्वेश्चन दिया है कि पिस्तौल है, ठीक है, 3 किलोग्राम की एक पिस्तौल है, 180 मीटर पर सेकंड वेग से एक 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई जाती है। तो हमें क्या दिया था, गोली का वेग दिया था, गोली का मास दिया था। अब होता गया पिस्तौल का प्रतिघाती वेग, यानी जो रिएक्शन फोर्स है उसको बताना है। तो जब भी मैं एक्शन और रिएक्शन की बात करूंगा तो क्या होगा, अगर एक्शन प्लस में लूं तो रिएक्शन मुझे माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि अपोज कर रहा है इस वजह से। तो यहां पे यस वही चीज किया, बाकी चीजें जो दी थी वो मैंने यहां पे लिख ली। पिस्तौल का द्रव्यमान जो था वो 3000 ग्राम, और कैपिटल बी मतलब मुझे प्रतिघाती वेग यानी रिएक्शन फोर्स निकालना था, तो मैंने यहां पे बी निकालना है। गोली के बारे में मुझे सारी डिटेल दी थी, एम और बी। अब यहां पे फोर्स की बात करते हैं तो आपको पता है संवेग होता है, तो संवेग में ही आपका क्या आएगा, मास और वेग दोनों आएंगे। मेरा तुक्का सही था, अच्छा। तो यहां पे पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग, माइनस क्यों लगाया, एक्शन रिएक्शन की फोर्स की वजह से, अपोज की वजह से। अब क्या है, संवेग होता है कैपिटल एम कैपिटल बी जो पिस्तौल का है, स्मॉल एम स्मॉल बी गोली का है। बस वैल्यू थी वो रखी, यहां पे कैपिटल बी जो था यानी पिस्तौल का रिएक्शन फोर्स कितना आया, माइनस का 2.4 मीटर पर सेकंड आया। कितना आया, माइनस का 2.4 मीटर पर सेकंड। आ गया समझ, मुझे लगता है आ गया होगा अब तक। अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, तो ऑप्शन में आपका न्यूटन के नियमों के बारे में दिया गया है कि पहला नियम है, दूसरा नियम है, तीसरा नियम है, या फिर चौथा नियम है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठाकुर लखनवीर सिंह, गुरुजी मैं राम राम लिए, बस राम राम करना था तो ठीक है भाई, राम राम, बाकी आपकी मर्जी है। क्लास मुझे लगता है क्लास अगर आप देखोगे तो आपको पसंद आएगी। ठीक है, चित्रांशी ने आंसर दिया है, ऋतु ने आंसर दे दिया है, डी आंसर है न्यूटन का गति का तीसरा नियम। और यहाँ पे ऋतु कुमारी और चित्रांशी चौहान, इनके अलावा कोई आंसर नहीं देगा। जितने साथी जुड़े हैं 11-12 लोग अभी जुड़े हुए हैं, और कोई आंसर नहीं देगा, बस देखना है। बता दूं, चित्रांशी और ऋतु कुमारी आंसर तो आपने दिया है बहुत जल्दी, लेकिन आंसर है आपका गलत। भाई स्टोनी ने भी वही सेम आंसर दे दिया, और ये भी आंसर गलत है। तो यहां पे न्यूटन गति का तीसरा नियम दिया है, ये तीसरा नियम है। ये बता दो, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, ये बात कर रहा है।
अच्छा देख रहे हो इतने, ये मैंने अच्छा पहला जब क्वेश्चन कराया था उस पहले क्वेश्चन से पहले मैंने ये सारी चीजें बताई थी। तो यहाँ पे संवेग, इन चीजों को देखोगे तो पहला नियम जड़त्व का है, तो दूसरा नियम संवेग का नियम है। दूसरा नियम किसका है? संवेग का नियम है। अब अगर संवेग का नियम है तो यहाँ पे ये बता दो, तो इसमें क्या लिखा है? इसमें भी तो यही बात बता रहा है। इसमें भी तो कह रहा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन, अगर संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, यानी फोर्स के इक्वल होती है, ये बात कर रहा है। तो यहां पे ये बात आएगी, तो ये किसका होगा? ये गति का दूसरा नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही होगा, डी यहां पे गलत होगा। ठीक है। और दूसरा नियम जैसे मैंने बताया था किस पे डिपेंड होता है? आपका संवेग पर डिपेंड होता है, P बराबर mv पर डिपेंड होता है। और क्या निकलता है इससे? फोर्स निकलता है, यानी फोर्स का फॉर्मूला देता है। ये बात याद रखना कि दूसरा नियम क्या देता है? फोर्स की वैल्यू को बताता है, फोर्स का फॉर्मूला बताता है। ठीक है। और यहां पे ये भी बात आपको याद रखनी है कि क्रिकेट जैसे आप, होता क्या है कि संवेग के नियम के साथ साथ यहां पे एक और वर्ड काम करता है, वो है आपका आवेग। तो जब बात करूंगा ना, संवेग और आवेग दोनों क्या होते हैं? दोनों यहां पे बराबर बराबर होते हैं, यानी जितना, अब होगा क्या? आवेग क्या करेगा? आवेग बताएगा कि जो फोर्स लग रहा है वो कितने समय के लिए लग रहा है। आवेग क्या बताएगा? फोर्स जो लग रहा है वो कितने समय के लिए लग रहा है, और जितने समय के लिए लग रहा है तो वो क्या होगा? जितना कम समय होगा उतना ज्यादा फोर्स, और जितना ज्यादा समय होगा उतना कम फोर्स लगेगा। अब इसी वजह से क्या होगा? यहां पे क्या कह रहा है? फोर्स का मान, जब टाइम ज्यादा हो तो फोर्स का मान कम, और टाइम कम हो तो फोर्स का मान ज्यादा। इसी वजह से क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है वो क्या करता है? खिलाड़ी होगा, फील्डिंग करेगा तो गेंद आती है उसकी तरफ में, बॉल आती है उसकी तरफ में, तो उसको वो लेता है कैच। और जब कैच लेगा तो अगर वो यहां पे हाथों को पीछे करेगा तो क्या किया उसने? हाथों को पीछे करने से टाइम को बढ़ा दिया। क्या किया उसने? बॉल जो है वो यहां पर भी तो कैच ले सकता था, लेकिन वो हाथों से यहां पे कैच ना लेके थोड़ा सा नीचे की इस तरीके से लेता है, ऐसे पकड़ता है बॉल को। तो होता क्या है? तो वो उसने उतना ही टाइम बढ़ा दिया, और जितना टाइम बढ़ाया है ना उसने, तो वो क्या है? उसकी फोर्स की वैल्यू को उतना कम कर रहा है। ठीक है। टाइम बढ़ाने से फोर्स की वैल्यू को कम कर रहा है, जिस वजह से उसको चोट ना लगे। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन का होता है, लेकिन यहां पे एक्शन रिएक्शन की बात कहां की है? पायल का आंसर है सी, चित्रांशी का आंसर गुड इवनिंग, मैं यदुवंशी, आर के स्टडी पॉइंट। अच्छा यदुवंशी आपने नाम चेंज कर लिया, अब आर के स्टडी पॉइंट कर लिया है। चलो तो मैं बता देता, यही मैंने बताया कि जब भी क्रिकेट का खिलाड़ी किसी बॉल को पकड़ता है, कैच पकड़ता है, तो अपने हाथों को पीछे ले जाता है। उसका रीजन है कि वो हाथों को पीछे ले जाता है कि वहां पे थोड़ा सा टाइम को बढ़ाया जाए, क्योंकि टाइम बढ़ने से वहां पे क्या होता है? फोर्स की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है, और जब फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा? तो वहां पे चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसी वजह से गाड़ियों में एयर बैग लगा दिए जाते हैं। एयर बैग करते क्या है? एयर बैग का वास्तव में रोल क्या है? वो गति के दूसरे नियम पर ही काम करते हैं। जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट हुआ मान लीजिए इस तरीके से, तो एयर बैग खुल जाते हैं। अब एयर बैग जो खुलते हैं ना, तो वो करते क्या हैं कि अगर आपका सिर जो है वो किसी कार के हैंडल से टकराता, लेकिन हैंडल से अगर टकराता तो क्या होता? बहुत ज्यादा फोर्स लगता, और ज्यादा फोर्स की वजह से आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा होते। वहां पे एयर बैग निकल के आते हैं, और एयर बैग करेगा क्या? उनके टाइम को बढ़ा देगा। एयर बैग जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद में उसके टाइम को और बढ़ा देगा, क्योंकि वो थोड़ा जितनी तेजी से आएगा, वो उसमें क्या होती है? हवा होती है। हवा की वजह से क्या होता है? वो टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ता है तो जिस वहां पर चोट कम पहुंचती है। ठीक है। इसके अलावा बालू पर और फर्श पर गिरने पर चोट किससे ज्यादा लगेगी? फर्श पर ज्यादा लगेगी, क्योंकि वहां पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? डायरेक्ट जाके गिरता है, और वो इसी वजह से वहां पे चोट ज्यादा लगती है। लेकिन बालू पे गिरने पर वो धंसता है, और धंसने की वजह से क्या होता है? वहां पे टाइम बढ़ जाता है, और जब टाइम बढ़ेगा तो फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है, जिस वजह से बालू पर या मिट्टी पर चोट कम लगती है। ठीक है। ये सारे जो एग्जाम्पल थे वो दूसरे नियम के एग्जाम्पल थे, जो मैंने आपको यहां पे बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ये मैंने अभी बता ही दिया है किससे संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपके सामने, अब आंसर आप दे दो, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं इसी के बाद में। चित्रांशी चौहान का ऑप्शन नंबर डी है संवेग। तो बताओ गति का दूसरा नियम जो किस पे आधारित है? संवेग पर, क्योंकि मैंने बता दिया, इसी देर से सारी चीजें मैंने यहाँ पे दूसरे नियम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल झांसी सिटी ने आंसर दे दिया, ऋतु कुमारी ने आंसर दिया, झांसी सिटी आपने आंसर दिया है सी।
सी में है धक्का, इसे बोलते हैं थ्रस्ट। ऋतु कुमारी का आंसर है डी, पायल का है आंसर डी। तो गति का दूसरा नियम या न्यूटन का दूसरा नियम किस पर डिपेंड होता है? संवेग पर डिपेंड होता है। इसी वजह से इसे न्यूटन का नियम के अलावा इसे संवेग का नियम भी कहा जाता है। और यहाँ पे संवेग के साथ में आवेग का भी यूज होता है, क्योंकि आवेग वहां पे टाइम को बढ़ाता है और कम करता है। कम टाइम तो फोर्स ज्यादा, टाइम ज्यादा तो फोर्स कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम है दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? तो यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज का डिफरेंस है। सीधी बात यह है कि जब मैं किसी बॉल को फेंकता हूं दीवार पर, तो दीवार पर वो टकराने के बाद में वापस आती है। तो क्यों वापस आती है इसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो किस नियम के कारण वो वापस आती है? ऑप्शन ए कहता है पहले नियम के कारण, बी कहता है दूसरे नियम के कारण, सी कह रहा है भाई तीसरे नियम के कारण, और डी कहता है यहां पे कोई भी नियम काम नहीं करता है। आंसर क्या आ चुका है? ऋतु कुमारी का आंसर आ चुका है, स्टोनी का आंसर आ चुका है, चित्रांशी का भी आंसर, चित्रांशी ने आंसर बताया बी दूसरा नियम, अनुज कुमार बता रहे हैं बी दूसरा नियम, और पायल भी बता रहे हैं बी, और ऋतु कुमारी स्टोनी बता रही हैं सी आंसर तीसरा नियम। तो जो यहाँ पे तीसरे नियम के साथ में है ना, तो वो तो यहाँ पे सही हैं। और जो लोग बी के साथ में जा रहे हैं, तो बी कहता है दूसरा नियम। तो दूसरे नियम को मैंने अभी आपको बताया है कि वहां पर संवेग का नियम काम करता है, कि हम जब किसी से टकराते हैं, टकराने का यहां पे नियम काम करता है। लेकिन यहां पे काम करता है क्या? यहां पे एक्शन रिएक्शन का फोर्स काम करेगा, कि जब मैंने बॉल को मारा सामने, तो बॉल को मारने पर क्या हुआ? जो बॉल को मैंने फेंका वो क्या था? वो एक्शन था। और जो बॉल वापस लौट के आई है वो क्या है? वो रिएक्शन फोर्स की वजह से लौट के आई है। और वो रिएक्शन फोर्स किसने लगाया? वो रिएक्शन फोर्स किसने लगाया? दीवार ने लगाया। तो जितना फोर्स उसने हमने फेंका था, जितना फोर्स बॉल को वहां पर मारने के लिए फेंका था, तो बॉल ने जितना फोर्स उस पर दीवार पे लगाया होगा, तो दीवार ने भी उतना फोर्स उसके साथ में लगाया, जिससे वो दीवार के साथ में टकराने के बाद में वापस लौट के आती है। ठीक है, और ये नियम कौन सा है? ये तीसरा नियम है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम एक्शन रिएक्शन का फोर्स, एक्शन रिएक्शन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये नियम किस पर आधारित है? क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। और ये क्या बताता है? ये बल की दिशा को बताता है। किसको बताता है? ये तीसरा नियम किसको बताएगा? बल की दिशा को बताता है। अब डायरेक्शन को कैसे बताएगा? डायरेक्शन को कैसे बता रहा है? डायरेक्शन को बताने का तरीका है कि मान लीजिए नमस्ते भाई आदित्य चौधरी, आशीष कुमार जी बताइए, बोलिए आप कहां से हैं आप लोग? हाँ, मैं सोचा आशीष कुमार मुझसे हाय कर रहा है। चलो यहां पे क्या होगा कि ऊपर जैसे मान लीजिए रस्सी है, तो मैंने यहां पे रस्सी लटकाई, रस्सी लटकाने के बाद में क्या होगा? मैं रस्सी को पकड़ के नीचे की ओर धकेलता हूं। मैं कैसे क्या करूंगा? रस्सी को पकड़ के नीचे की ओर धकेलूंगा। अब जब मैं नीचे की ओर धकेलूंगा उसे, तो मैं कहां चढ़ूंगा? ऊपर की ओर। तो क्या होगा? एक्शन और रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्शन क्या हुआ? उस रस्सी को पकड़ के नीचे की ओर जाना। अब इसके अपोज में क्या होगा? मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा। तो वो क्या होगा? रिएक्शन फोर्स की वजह से मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ठीक है सर, आज बहुत दिन बाद दर्शन हुए हैं आपके। भाई आप भी बहुत दिन बाद आए हो। मैं तो यहाँ पे रोजाना क्लास ले रहा हूं, आप बहुत दिन बाद आए हो। ठीक है, तो यहाँ दूसरे के गति के नियम में अभी मैंने इसको बारे में बहुत डिटेल से बताया है कि दूसरा गति का जो दूसरा नियम है संवेग पर आधारित होता है, और इसके साथ में आवेग भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब आप कैच क्रिकेट से क्रिकेट खेलते ही होगे, बांग्लादेश के साथ में अभी क्रिकेट मैच चल रहा है, आप कीपर को देखना, वहां पे पंत जो कीपिंग कर रहा होगा ना, कीपिंग करता है, जो कीपिंग करने पे क्या होगा? बॉल जब आएगी तो पंत उसको कैसे पकड़ेगा? इस तरीके से पकड़ रहा होगा। ठीक है, और इधर आएगी तो इस तरीके से पकड़ रहा होगा। तो क्यों पकड़ रहा है? तो वो यहाँ पे क्या है, बॉल जब आती है फोर्स के साथ में, बहुत तेजी से आती है अपने वेग के साथ में, तो वो यहाँ पे पकड़ेगा। क्या करेगा? एक तो ग्लव्स पहने तो उसमें क्या होगा?
उसमें अंदर स्पंज होती है, उसके अलावा वो टाइम को बढ़ाने के लिए पीछे की ओर में अपने हाथों को धकेलता है। तो यहाँ पे जैसे ही टाइम बढ़ेगा, जैसे ही टाइम बढ़ेगा तो वहां पे क्या होगा, फोर्स कम होगा। यही दूसरे नियम का एग्जाम्पल है, ये संवेग पर है। तृतीय नियम पे मैंने बताया एक्शन रिएक्शन। अब मान लो मैंने बोला कि कोई व्यक्ति इस जगह पे यानी पृथ्वी पर खड़ा हुआ है, मैंने बोला ये पृथ्वी का क्या है, ये पृथ्वी का ये सरफेस है, तो इस पर कोई व्यक्ति अगर यहां पे खड़ा हुआ है तो ये खड़ा होने की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स पृथ्वी पर लगा रहा होगा। जो फोर्स लगा रहा है वो क्या होगा, F बराबर एम ए होगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं, यहां पे वर्टिकल फोर्स काम कर रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी काम करेगी, तो F बराबर एम ए की जगह पे क्या हो जाएगा, F बराबर एम जी हो जाएगा। अब इसके रिएक्शन में फोर्स कहां काम करेगा, ऊपर की ओर काम करेगा, ये भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा, ये एम जी होगा। लेकिन इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भार। तो यहां पे ये क्या होगा, भार होगा। इसलिए भार क्या है, ये रिएक्शन का फोर्स है। जो हमारा वजन है ना, ये रिएक्शन का फोर्स है, क्योंकि जितना वजन, जितना मैं फोर्स पृथ्वी पर लगा रहा हूं उतना ही वो फोर्स मुझ पर लगा रही है, और जो फोर्स मुझ पर लगा रही है, जो रिएक्शन के तहत लगा रही है, तो वो क्या है, वही मेरा भार है। ठीक है। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम करते, रेस्ट करते। अगर अभी भी आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप अभी भी रेस्ट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन हाँ, हम लोग रोजाना मिलते रहेंगे सुबह 12 बजे, और सुबह 12 का मतलब दोपहर में 12 बजे, और अभी शाम को 9 बजे ये क्लास रहती है, जिसमें मैं सुबह पढ़ाता हूँ क्या, जीएस, और अभी जो पढ़ाता हूँ मैं साइंस पढ़ाता हूँ। चलो छोड़ो, अब बात करते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अगला नियम क्या कहता है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन का वर्ष क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष यहाँ पे बताना है। ए आपका 1678, 17 बी कह रहा है 1778, सी है 1787 और डी है 1687। तो क्या आंसर होगा इसका। बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप खुश, अब आप फाइन हैं, अच्छे हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि तबीयत का खराब होना, वहाँ पे किसी भी चीज़ में मन ना लगना होता है, थोड़ी सी चिड़चिड़ी चिड़चिड़ी भी आती है। तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप अभी सही हैं तो बहुत ही बेटर है, और थोड़ा सा रेस्ट करो और अच्छे हो जाओगे। डी आंसर आ चुका है, झांसी का, चित्रांशी का, सभी का आंसर आ रहा है। भाई अनुज कुमार 1787 बता रहे हैं, ऋतु कुमारी बता रही हैं 1668। 1668 तो इसमें है ही नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1687। ऋतु कुमारी 1667 है, इसके 1667 के अलावा 1687 है। तो प्रिंसिपिया जो बुक आई थी, प्रकाशन जो हुआ था वो 1687 में हुआ था, लिखना स्टार्ट हो गया था 1667 से। प्रकाशन की बात आई है क्योंकि पूछा है प्रकाशन वर्ष क्या है, तो प्रकाशन जो होता है वो उसका 1687 में होता है। इसके बाद में फिर से 1713 में दोबारा से प्रकाशित की जाती है संशोधन के साथ में। जैसे आता है ना कि मान लो किसी बुक का, मान लो कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, उस बुक का प्रकाशन वर्ष पहली बार प्रकाशन हुआ, उसके बाद में उसमें कुछ गलतियां होंगी तो उसमें कुछ संशोधन किया जाएगा, संशोधन के बाद में अगली बार आएगी। ऐसे ही 1687 में छपी, छपने के बाद में 1713 में और 1728 या 27 में, वहां पे तीसरी बार में, यानी 3 बार में इसका प्रकाशन हुआ है। भाई तो आओ कभी मिलने यमलोक में। सर एक बात बताइए, कब तक कट ऑफ लगने की संभावना है यूपी पुलिस की। तो भाई देखो, यूपी पुलिस की कट ऑफ की बात करोगे अभी उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि अभी क्या है, आपसे शायद ऑब्जेक्शन मांगे थे, ऑब्जेक्शन के बाद में अब जो है इसमें कुछ टाइम पे रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट के बाद में आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी, तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये है कि जहां तक है दिसंबर तक आपकी सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, शायद दिसंबर तक ये भर्ती पूरी होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, यहां पे बताना है कौन सा कथन गलत है। मैं सबसे पहले जवाब दे रही हूं। अच्छा, झांसी सिटी, ठीक है, अगर आपने सबसे पहले दिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्यूरेसी भी यहाँ पे काम करती है जब हम एग्जाम देते हैं उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे हमें बताना है कौन सा कथन गलत है। अब बता दो सबसे पहले कौन बताएगा इसको कि कथन गलत कौन सा है। चार चार ऑप्शन है, चारों में गलत बताना है। कि ए ऑप्शन कहता है कि जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है।
बी कहता है कि एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वो गिर जाता है। सी कहता है कि जब एक घूर्णन करता हुआ एक पंखा बंद किया जाता है तो वो कुछ समय तक घूमता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। डी कहता है जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को आगे की ओर झटका लगता है। तो क्या आंसर होगा? ऋतु कुमारी ने आंसर दिया है, स्टोनी ने आंसर दिया है बी, इस ऋतु ने ए दिया है। आशीष कुमार, भाई आशीष कुमार तुम तो बस पढ़ने आए हो कि किसी का पूछने। झांसी सिटी का आंसर है ए, चित्रांशी का आंसर ए, अनुज का आंसर, अनुज बता रहे हैं डी। चलो, तो जो लोग, पायल ने भी बता दिया है ए आंसर। तो जो लोग ए के साथ में हैं, ए क्या कहता है, मैंने ये आपको कंप्लीट कराया था कि जब एक बस अचानक रुकती है, ये बस जा रही है, जाते में अचानक रुकेगी तो आगे की ओर धक्का लगेगा या पीछे की ओर? तो ये क्या होगा, यहां पे बस आगे बढ़ रही है, हम भी इसके साथ में आगे बढ़ रहे हैं, दोनों मोशन की अवस्था में, दोनों परिवर्तन नहीं जा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही बस रुकती है तो परिवर्तन होता है, चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आएगा? स्पीड में चेंज आएगा। और जब स्पीड में चेंज आएगा तो क्या होगा? तो यहां पे जो व्यक्ति है ये तो अभी भी मोशन में रहना चाहता है, ये अभी भी मोशन में रहना चाहता है, तो आग झटका क्या होगा? ये शरीर इसका जो आगे की ओर ही जाएगा, क्योंकि ये मान लो 40 की स्पीड से चल रही थी बस, तो इसका शरीर भी तो 40 की स्पीड से ही चल रहा होगा। बस 30 पे आ गई तो ये शरीर तो 40 की स्पीड से ही आगे बढ़ रहा है ना, इसको तो नहीं पता अचानक चेंज का। तो ये क्या है, ये अभी भी 40 की स्पीड में बने रहना चाहता है, इसलिए इसे आगे की ओर धक्का लगता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा गलत, क्योंकि यहां पे क्या बता रहा है कि इसमें ये बोल रहा है कि ये पीछे की ओर धक्का लगेगा, बस ये गलती है, इसमें पीछे की ओर धक्का नहीं लगेगा, आगे की ओर लगेगा। ठीक है, ताला लगा दिया ऑप्शन ए को। आशीष कुमार, ये ऑप्शन बिल्कुल सभी का ऑप्शन ए है। सो भाई जहां पे तेज चलती हो वहां चले जाओ, मैं तो ये कह नहीं रहा हूं कि भाई मेरे को चिप के देखो, जिसको अच्छा लगता है वो रुकता है। ठीक है, स्लो कोचिंग है भाई, बहुत तेजी से बस एग्जाम दिए जाते हैं, पढ़ना स्लो ही होता है। इस पे आ जाओ। तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? ये मैंने पूरा तरीके से डिसाइड कर लिया है। ए कहता है क्योंकि वह घबरा गया है, वी कहता है इससे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, सी कह रहा है लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है और इससे उसे सतर्कता मिलती है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सही बात है भाई, अगर तुम्हें स्लो लग रही है तो भागते भागते देख लो, तुम फास्ट हो जाओ। ऑप्शन नंबर सी, झांसी सिटी ने भी आंसर दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी, ये मैंने बता दिया है डिसाइड पहले ही। तो जब भी क्रिकेट की गेंद को पकड़ते हैं तो पकड़ने पे क्या होता है, वो हाथ को पीछे किया जाता है, और जब हाथ को पीछे किया जाएगा तो यहां पे आवेग का, यानी आवेग क्या होता है? आवेग होता है बल में परिवर्तन की दर, और बल में परिवर्तन किया जाता है यानी जितना ज्यादा टाइम उतना फोर्स कम, और जितना कम टाइम उतना फोर्स ज्यादा। तो बॉल जब आती है तो उसको हम पीछे के हाथों को पीछे की ओर लेके जाते हैं, क्योंकि हम वहां पे फोर्स को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं और टाइम को बढ़ा रहे हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, पूजा, गुड इवनिंग पूजा। आप कहां से हो आप लोग? मुझे लगता है शायद पूजा पहली बार जुड़े हो कि पहले भी पढ़ चुके हो, मुझे आइडिया नहीं है अभी। यहां पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है ये बताना है। ए कहता है एक ही आकार के रबर बॉल और पत्थर के बीच होता है। एक ही आकार का रबर बॉल है, मान लीजिए आकार क्या कह रहा है? सेम आकार है, तो ये है आपकी बॉल, ये एक ही आकार की बॉल है, और एक है आपका पत्थर। चलो पत्थर भी मैंने बना दिया दूसरे कलर का, तो ये क्या है? एक दूसरे आकार का, यानी सेम आकार का है, तो इसका आकार या स्कूटर और बस का होगा। सी कहता है 10 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के में जड़त्व तो क्या होगा? अधिकतम होगा, या फिर रेलगाड़ी और हवाई जहाज में होगा? आंसर क्या होगा? आशीष भाई तुम्हारा मन नहीं लग रहा है तो पढ़ाई में क्या? भाई रूही का मुझे क्या पता, अभी तक तो नहीं आती है, बाकी स्टूडेंट कुछ ज्यादा। भाई कुछ भी हो, जितने हैं उतने बेटर है।
तुम आके कर क्या रहे हो, बस बातें कर रहे हो, पढ़ने थोड़ी आए हो। पहली बात तो एक चीज याद रखो कि जहां पर भी चीजों को ऑब्जर्व करने अगर जा रहे हो तो फिर ऑब्जर्व ही करो, बाकी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब ऑब्जर्व कर लिया है तो पढ़ाई करो, नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। आजकल दुनिया किस ऑप्शन पे ही तो चढ़ी है, यू डिजर्व बेटर। बस। सर समझ में नहीं आ रहा क्या? चलिए इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसके मध्य जड़त्व का मान अधिकतम होता है? तो मैंने बताया था जड़त्व का मान जो होगा वो किस में ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, क्योंकि जड़त्व किस पे डिपेंड है, द्रव्यमान पे डिपेंड है। और अगर द्रव्यमान पर डिपेंड है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका जड़त्व ज्यादा, जिसका द्रव्यमान कम उसका जड़त्व कम। तो बताओ द्रव्यमान इनमें से किसका ज्यादा है, रबर बॉल और पत्थर का ज्यादा है कि स्कूटर और बस का? यानी रबर बॉल से ज्यादा स्कूटर का है तो स्कूटर और बस भी हो सकता है। 10 रुपए के 5 रुपए के सिक्का तो यहाँ पे द्रव्यमान और ही कम हो गया। लेकिन स्कूटर और बस से ज्यादा जो द्रव्यमान है वो आपका रेलगाड़ी और हवाई जहाज का है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। जिनका द्रव्यमान ज्यादा उनका जड़त्व भी ज्यादा। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा आशीष भाई ठीक है, क्लास फिर से स्टार्ट होगी, नजर लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसे सब आता है वो परफेक्ट है इसका मतलब, तो फिर आप ही न्यूटन हो, फिर तो न्यूटन बेकार है। कोई बात नहीं है, चलो बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपका किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन आपका आया है किससे, जो आपके समीकरण हैं, गति के समीकरण से। अब गति के समीकरणों की बात करें तो आपके यहाँ पे गति के समीकरण कितने होते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो गति के समीकरणों की बात करें तो आपके यहाँ गति के समीकरण आते हैं, क्योंकि मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूं, थोड़ा सा, जिससे आप इन क्वेश्चंस को कर पाओ। तो गति के समीकरण कितने होते हैं, जब कोई वस्तु कैसी गति कर रही हो, हॉरिजॉन्टल गति कर रही हो। हॉरिजॉन्टल का मतलब वो किस में हो, वो क्षैतिज रूप से गति करती हो, तब उसके गति के जो समीकरण होंगे वो क्या होंगे। तो पहला गति का समीकरण क्या है, तो पहला गति का समीकरण है बी बराबर यू प्लस ए टी। क्या है, बी बराबर यू प्लस ए टी। और सेकंड जो होगा वो क्या होगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, थर्ड जो होगा, थर्ड जो है वो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, ये जब है, ये कब है, जब गति कैसी हो, हॉरिजॉन्टल हो यानी क्षैतिज हो। ये कब है, जब गति हॉरिजॉन्टल हो, तब उस अवस्था में गति के समीकरण ये होंगे। लेकिन जब गति कैसी हो, जब गति वर्टिकल हो, कैसी हो, वर्टिकल हो, तो वर्टिकल में क्या होगा, यानी ऊर्ध्वाधर हो, तब क्या होगा, तो ऊर्ध्वाधर गति में क्या होता है। बस आपको यहां पे ये याद रखना है कि हम जब हॉरिजॉन्टल चल रहे होते हैं उस टाइम पे एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, यानी त्वरण काम कर रहा होता है। यहां पे u क्या है, जो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। v क्या है, यहां पे जो b है वो फाइनल वेलोसिटी है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। t क्या है, टाइम है। s क्या है, दूरी या विस्थापन है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी। वर्टिकल में क्या चेंज आ जाएगा, वर्टिकल में यहां पे एक्सेलरेशन जो आपका a यूज हो रहा है उस जगह पर क्या यूज होगा, g यूज होगा। यहां पे a की जगह पे क्या होगा, g यूज होगा। लेकिन जो g यूज होगा वो किस तरीके से होगा, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाए और या कोई वस्तु नीचे की ओर आए तो यहां पे बस g का जो रोल रहेगा वो क्या हो जाएगा, प्लस या माइनस का रहेगा। किस तरीके से, तो ऊपर की ओर जाएगी तो तब भी आपका जो g है वो कहां लगेगा, नीचे की ओर, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का g, क्योंकि अपोजिट लग रहा है। और कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो क्या होगा, प्लस का g। तो बस यहां पे एक्सेलरेशन जो होगा प्लस माइनस का g होगा। और यहां पे क्या चेंज आएगा, पहला नियम क्या हो जाएगा इसका, b बराबर u प्लस माइनस का जी टी। दूसरा जो नियम होगा वो क्या होगा, वो होगा s की जगह पे, अब यहां पे s यहां पे होगा नहीं, क्योंकि अब क्या होगी, s की जगह पे, दूरी की जगह पे हाइट यूज होगा। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, हाइट यूज करेंगे। तो h बराबर क्या होगा, यू टी प्लस हाफ, प्लस की जगह पे प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा जो नियम होगा वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू 2
जी एच। अब ए है तो यहाँ पे प्लस और माइनस भी लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका दूसरा। ये दोनों नियम आपको याद रखने हैं, ये वर्टिकल के लिए है, एक आपका हॉरिजॉन्टल के लिए, ठीक है। ये गति के समीकरण है तीन। जब हॉरिजॉन्टल हो तो आपके नियम ये रहेंगे, और जब गति कैसी हो, वर्टिकल हो तो कैसे रहेंगे, तब ये रहेंगे, ठीक है। अनुज कुमार स्मार्ट, आशीष बहुत देर हो गई तुझे, अब मुंह बंद रखना वरना अच्छा नहीं होगा, समझा, शांति से पढ़ ले। भैया क्या चल रहा है, छोड़ो ना, क्या देखो, कभी कभी ना शांति भी बहुत काम करती है, इग्नोरेंस भी बहुत ज्यादा काम करता है। किसी को अगर इग्नोर कर दो ना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार कर दो, वो अपने आप ही चला जाएगा, कोई भी हो। चलो इस पे छोड़ो, इस पे आते हैं। अब यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद यहां पे क्या होगा, स्थिर अवस्था से अगर शुरू हो रही है तो क्या होगा, यहां पे स्थिर अवस्था से इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्रारंभिक वेग जो होगा वो क्या होगा, प्रारंभिक वेग जो होगा वो जीरो होगा, ये बात याद रखना, ठीक है। होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या है, त्वरण है, तो यहां पे एक्सलेशन दिया है क्या, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। ये क्या है, ये आपका त्वरण है, उस नाव का त्वरण, तो ठीक है, दो चीज हमें पता चल गई। इसके बाद क्या दिया है, 8 सेकंड तक गति करती है, तो मुझे टाइम भी दे रखा है भाई, तो टाइम क्या है, 8 सेकंड, ठीक है। तो भाई मुझे टाइम भी दे रखा है, वो मैंने टाइम भी निकाल दिया। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी है, तो अभी बताया था कि जब भी दूरी ज्ञात करनी होगी तो दूरी वाला क्या समीकरण लगेगा, एस वाला लगेगा, यानी सेकंड समीकरण लगेगा। तो मुझे दूरी निकालनी है, तो आपका यहाँ पे गति का कौन सा नियम काम करेगा, तो गति का जो नियम काम करेगा वो कौन सा है, दूसरा नियम काम करेगा, वो होता है आपका एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। गति के दूसरे समीकरण से हमें यहां पे काम करना है, एस हमें निकालना है, u कितना दिया है, जीरो दिया है, तो जीरो हो जाएगा, तो यू टी के साथ में मल्टीप्लाई कर लो तब भी जीरो ही होना है, बस वैल्यू रख दो। हाफ ए कितना है आपका, हाँ 3 दे रखा है, टी स्क्वायर कितना है, तो 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर यानी 64 हो जाएगा। तो अब वहां से बस आपको आंसर निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 64/2। आंसर निकालो, क्या हो जाएगा बताओ, 96 मीटर, बिल्कुल क्या होगा, 96 मीटर इसका आंसर होगा एस। तो यहां पे आपका आंसर भी निकल आया 96 मीटर, तो यहां पे इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन, अच्छा मीटर में आएगा, किस में आएगा, तो यहाँ पे 96 ही दे रखा है, ये तो है 96 मीटर सेकंड, 96 मीटर पर सेकंड, 96 मीटर, 96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब एक्सलेशन की बात कर रहा है, मीटर पर सेकंड मतलब वेग की बात कर रहा है, और यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। दूरी हमेशा किस में होती है, मीटर में होती है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक रेलगाड़ी, पहला क्वेश्चन समझ में आया। यहां पे बस क्या करना है, हमें क्या दिया, स्थिर अवस्था से स्टार्ट होगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। अब यहां पे क्या क्या दिया है, एक्सलेशन दिया था, वो कितना है, 3 मीटर, टाइम दे रखा 8 सेकंड। मुझे क्या निकालना था, दूरी निकालनी थी। मैंने गति का दूसरा समीकरण लगाया, दूसरा समीकरण यूज किया, वैल्यू रखी, वैल्यू रखने पर आंसर मिल गया, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कहता है कि एक रेलगाड़ी है, विश्राम अवस्था से चल रही है। आपको यहां पे क्वेश्चन पढ़ के ही आपको एक आध वो वैल्यू समझ में आ जाएगी। एक रेलगाड़ी है, विश्राम अवस्था से चलती है, विश्राम अवस्था से का मतलब क्या हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, टाइम दे रखा है 5 मिनट, और गति कितनी हो गई, 90 किलोमीटर की प्रति घंटा की। यह मानते हुए कि त्वरण समान है, तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी क्या होगी, आपको आंसर देना है। भाई पूजा ने तो तुरंत आंसर दे दिया, 3.75 किलोमीटर। देख लिया पूजा आंसर, हाँ आपका 2 बार और दोनों बार आंसर आ चुका है, तो 3.75 किलोमीटर आपका आंसर है। बाकी यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, कि मैंने क्या बताया था, जब रेलगाड़ी विश्राम अवस्था से है तो यू यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। टाइम दे रखा है मुझे 5 मिनट दे रखा है, इसको मैं सेकंड में चेंज कर लूंगा। 5 मिनट दे रखा है, इसको मैं चेंज कर लूंगा किस में, सेकंड में चेंज करूंगा, तो क्या हो जाएगा, तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करो, क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई 60 से होगा, 5 का मल्टीप्लाई 60 से होगा, कितना हो जाएगा, 300 सेकंड निकल के आ गया।
ठीक है, ये तो हो गया मेरा टाइम। अब क्या दे रखा है मुझे इसके अलावा, टाइम के अलावा मुझे क्या दे रखा है, इसके अलावा दे रखा है हमें गति दे रखी है, उसकी गति यानी वेलोसिटी दे रखी है। अंतिम पहला वेग तो हमें दे रखा है प्रारंभिक, अंतिम वेग जो है वो कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मैं चेंज करता हूं किसमें, 90 किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ये 5/18 से इसका मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 से इसका क्या निकल के आएगा, इसको यूज करेंगे 18 से 5 25 आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हमारा वेग भी पता चल गया और यहाँ पे हमारा टाइम भी जो हमें दे रखा था। ठीक है, अब क्या बात करते हैं, अब होगा क्या, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, उस सुई समय में तय की गई दूरी, तो मुझे दूरी निकालनी है s। इसके अलावा मुझे एक वर्ड और दे रखा था कि त्वरण जो है समान है। ठीक है, एक वर्ड और दे रखा है, त्वरण जो है वो समान है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन भी निकालना होगा, क्योंकि मुझे त्वरण निकालना है तो मुझे s भी पता करना है, मुझे एक्सेलरेशन भी पता करना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, पहले समीकरण का। और पहला समीकरण क्या होता है, b बराबर u प्लस ए टी। पहला समीकरण b बराबर u प्लस ए टी लगा दो। b की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है 25, u की वैल्यू कितनी है 0, ए टी कितना है, a हमें निकालना है और t कितना है हमारा 300 सेकेंड। ठीक है, a की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी 25/300। एक्सेलरेशन मेरा कितने निकल के आया 25/300 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर 300। ये तो मुझे एक्सेलरेशन पता चला। राधे राधे भाई अकड़ू पंडित। इसके अलावा अब यहां पे बात करता हूं, मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया, मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया। एक्सेलरेशन के बाद में मुझे अब क्या निकालना है, मुझे दूरी निकालनी है, एस भी निकालना है। तो एस के लिए क्या करना पड़ेगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज करना है गति के दूसरे नियम का। तो द्वितीय नियम का जब यूज करेंगे तो क्या होगा, एस बराबर यू टी और का हो जाएगा 0, हाफ ए कितना दिया है 25/300 और टी मैंने निकाला था वो 300 निकाला, तो 300 मल्टीप्लाई 300 हो जाएगा। ठीक है, एक 300 से एक 300 कट गया, बाकी इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, इसको सॉल्व करने पर आएगा 3750। कितना आएगा, एस बराबर आया 3750। अब 3750 जो आया है वो मीटर में है, इसको चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। ठीक है, तो वैल्यू क्या निकल के आई 3.75 किलोमीटर निकल के आई है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3.75 किलोमीटर। लेट हो गए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 चल रहा है और क्लास ओवर होने को ही है कुछ टाइम बाद, बहुत ज़्यादा ही लेट हो गए। कोई बात नहीं है, बाद में देख लेना। सर बहुत दिन बाद देखे हैं आप, भाई मैं ही दिखता हूँ, बहुत दिनों बाद देखो, चाहे कल देख लो आज देखो, मैं तो रोजाना दिखता हूँ। टाइम मेरा सबको मालूम ही है 9 बजे, और सुबह नहीं यार, बार बार सुबह ही निकल जाता, दोपहर 12 बजे। चलिए यहाँ पे समझ में आ गया, एक रेलगाड़ी थी, विश्राम की अवस्था से चल रही थी और विश्राम की अवस्था से चलने पर 5 मिनट में उसकी गति 90 हो गई। तो विश्राम है, इनिशियल स्टेज है, इनिशियल पे u बराबर हो जाएगा 0। इसके बाद टाइम जो दे रखा था मिनट में दे रखा था, मैंने सेकंड में चेंज किया। इसके बाद में वेलोसिटी जो दे रखी थी 90, उसको मैंने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। यहां से मुझे त्वरण निकालना था और दूरी निकालनी थी, तो दूरी और त्वरण निकालना था। त्वरण तो मैंने इस वजह से निकाल लिया क्योंकि मेरे पास में जो वैल्यू थी वो तो यहाँ पे थी, क्या पहले समीकरण के अकॉर्डिंग b बराबर u प्लस ए टी। इससे एक्सेलरेशन निकाल लिया, सेकंड से मैंने क्या निकाला, दूरी निकाली, इसमें जो वैल्यू थी उसको पुट किया, आंसर निकल के आ गया। सर जी मैं आपके चैनल पर सबसे पहले आया था जब आपने शुरू किया था चैनल को। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मतलब तब से भी जुड़े हुए हो जब से हमारा चैनल स्टार्ट हुआ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अनुज कुमार, अगर आप हमारे चैनल से तब से जुड़े हैं तो आपका तो बहुत बड़ा धन्यवाद बनता है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ में जुड़े रहो और आगे भी इसी तरीके से जुड़े रहो। और मैं चाहूँगा कि जुड़े रहना अलग है लेकिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना अलग है। जुड़े रहना का मतलब है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद भी हमसे जुड़े रहो, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ रहे हैं। गति का पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? गति का
पहला समीकरण जो है वो किसके बीच संबंध को दर्शाता है? स्थिति और समय को, स्थिति और वेग को, वेग और समय को, वेग और त्वरण को। इसका आंसर दो, मैं तब तक आपको गति के समीकरण के बारे में पहला नियम क्या है? b बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा जो नियम है वो क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मैंने तीनों समीकरण लिख लिए। अब ये तीनों समीकरण में हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसमें किसके बीच में संबंध को ये दर्शा रहा है। आंसर आ चुका है, क्षमा शर्मा बता रही हैं बी आंसर, स्थिति और वेग को, और पूजा ने बताया वेग और समय को, झांसी सिटी ने बताया सी, और पूजा ने बताया वेग और समय। ठीक है, तो यहाँ पे पहला समीकरण क्या है? पहला समीकरण में आपको यहाँ पे दिखेगा वेग, ये भी वेग है, और इसके अलावा मेरे पास में क्या? एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन के अलावा मेरे पास में समय है। तो ये किसको बता रहा है? वेग और समय को बताता है। तो पहला समीकरण किसको बता रहा है? वेग और समय के बीच में संबंध को बताता है। दूसरा समीकरण क्या बता रहा है? ये तो हमारा क्या? विस्थापन या दूरी है, तो इसे कहेंगे विस्थापन या दूरी। ठीक है, विस्थापन को समझाता है या फिर दूरी को बताता है। और इसके अलावा ये किसके बीच में संबंध को दर्शा रहा है? तो ये आपका टाइम के बीच में संबंध को दर्शा रहा है। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। तीसरे की बात करेंगे तो यहां पे क्या दिया है? वेग दिया है। तीसरे में क्या दिया है? वेग दिया है। और क्या दिया है? वेग, और यहां पे आपको एस दिख जाएगा जो क्या है? जो आपका विस्थापन है। तो वेग और विस्थापन के बीच में यहां पे आपका संबंध को दर्शाता है। तो हमसे पूछा गया था पहला समीकरण, तो पहला समीकरण क्या है? वेग और समय के बीच। तो आपको आंसर मिल गया, ये ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी के साथ में वो बिल्कुल सही है। सर जी बीएसएफ एचसीएम की क्लास चलवा दो, मैं जरूर कर दूंगा क्वालिफाई। भाई मैं सर से आज की आपकी बात हो गई थी, मैंने पहले ही बात कर ली थी, तो उन्होंने बस कुछ टाइम बोला है, क्योंकि हमारा जो है वो एप्लीकेशन की जो लॉन्चिंग टाइम था, वो लॉन्चिंग टाइम थोड़ा सा रुक गया है, क्योंकि एप्लीकेशन जो है वो थोड़ा सा रिव्यू में चल रही है। जैसे ही वो गूगल से रिव्यू में अब कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद चीज़ें और सही हो जाएंगी। ठीक है, 13 का बी, क्षमा शर्मा सही है। वेग और समय, जिन लोगों ने वेग और समय सब, मैं मैथ और जीएस में धोखा खा जाता हूँ, नहीं तो क्वालिफाई हर पेपर कर दूँ। भाई यही होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी में अटक ही जाता है, चाहे पेपर हो चाहे कोई इंसान हो। आगे बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, 1 किलोग्राम एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। एक वस्तु है 1 किलोग्राम की है, यानी हमें क्या दे रखा है? मास दे रखा है। ठीक है, तो मास कितना है? द्रव, यहाँ पे मास दे रखा है। अब मैं क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन करता जा रहा हूँ। मास दे रखा है 1 किलोग्राम, पूर्व की ओर 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। एक समान वेग के साथ में गतिमान है। ठीक है, तो एक समान वेग है, तो इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग भी वही होगा और इसका अंतिम वेग भी वही होगा, सेम वेग के साथ में समान। ठीक है, इस पर उत्तर की ओर 1.5 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो फोर्स लगा रखा है भाई 1.5 न्यूटन का। चलो, और 2 सेकंड के बाद यहाँ पे टाइम भी दे रखा है। इतनी सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, और वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात करना है। और निकालना क्या है भाई? इतनी सारी चीजें दी हैं और निकालना एस है। अब एस को कैसे निकालोगे? क्योंकि हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन चाहिए। विस्थापन यानी द्वितीय समीकरण जो होता है वो क्या होता है? एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे मेरे को निकालना क्या है? मेरे पास में यू है, टी है, एस हमें निकालना ही है, उसके अलावा ए हमें और चाहिए। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैं यहाँ पे किसका यूज करूंगा? फोर्स के फॉर्मूले का यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास में फोर्स दे रखा है। फोर्स दे रखा है 1.5 और एम दे रखा है कितना? 1 किलोग्राम का। तो 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए। तो ए की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने यहां से ए की वैल्यू निकाल दी एक्सेलरेशन की। अब मुझे यहां पे एस की वैल्यू निकाल ली। आराम से निकाल दो। आंसर बताओ क्या आंसर होने वाला है? झांसी सिटी ने आंसर दिया है डी आंसर। चलो, एस हो जाएगा, एस हमें निकालना ही है। यू का वैल्यू हमें पता है, क्योंकि यू हमें 2 रह रखा है। टाइम कितना है? टाइम भी 2 है, प्लस हाफ। ए कितना निकाला मैंने? 1.5। और टी स्क्वायर कितना हो जाएगा? टाइम कितना है? 2 है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने के बाद में 2 से ये 2 टाइम 1.5 2 जा 3 हो जाता है, ये हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। ये तो कुछ और आ रहा है। अच्छा, मैंने मल्टीप्लाई लगा दी, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 3। मैं कह रहा अलग ही आ रहा है, 7 मीटर। तो आंसर आ गया आपका 7 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत?
बस झांसी सिटी ने आंसर दिया है। ठीक है सर, जा रहे हैं अब, साइंस ना पढ़ते हम। कोई बात नहीं है, जिसे साइंस पढ़नी है, रेलवे की साइंस उनके लिए है जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ये साइंस वहां पे आता है। बाकी आप नॉर्मली पढ़ रहे हो तो नॉर्मल पढ़ सकते हो। वैसे आपका इंपॉर्टेंट जो जीएस रहता है, जीएस के पार्ट में ही हम साइंस को पढ़ लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब यहां पे आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा गति का समीकरण सही है। गति का सही समीकरण बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। जब उड़ान भरनी है आसमानों की तो ऊंचाई से क्या डरना, जब करनी है सरकारी जॉब की तैयारी तो पढ़ाई से क्या डरना। सही बात है भाई, अगर हमें सरकारी जॉब की तैयारी करनी है तो पढ़ाई से क्यों डरना, पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी। 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, कम से कम 6 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट को 1 घंटा देना पड़ेगा, तब जाके वो सब्जेक्ट, और उसके अलावा प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो भले ही हम कितना भी आसमानों की ऊंचाइयों पर जाने की कोशिश करें, लेकिन आसमान की ऊंचाई को जाने के लिए हमें पहले धरती से काम करना होता है। यहाँ पे बात आती है कि जब हम रॉकेट से उड़ान भरने वाले थे, तब भी तो हमने काम पहले धरती से किया था। तो हमें धरती पर रह के मेहनत करनी पड़ेगी, तब ही हम ऊंचाई पर जा सकते हैं। ठीक है, आंसर पूजा बिल्कुल सही है। अब इसमें से बताना है गति का सही समीकरण। तो इसमें सही जो समीकरण होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों सही होगा, क्योंकि यहां पे दे रखा है 2s इक्वल टू 2ut। अगर मैं 2 से पूरे में डिवाइड कर दूं तो क्या निकल के आएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यही सही है। आंसर नहीं आया, मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है 16। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में जमीन तक पहुंचती है, तो जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा। इसका आंसर आपको देना, बताओ कितनी जल्दी आंसर दे सकते हो। मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन कराया है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको आंसर देना है। बता दीजिए क्या आंसर होगा, कौन सा नियम लगेगा, कौन सा समीकरण लगेगा, और कौन सा समीकरण का मतलब हॉरिजॉन्टल लगेगा या वर्टिकल लगेगा, वही चीज आपको बतानी है। तो यहां पे किस नियम के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा, बता दीजिए। क्या बात है ये, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं। देखो, एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। मान लो इस ऊंचाई पर कोई वस्तु है, ये मान लीजिए एक वस्तु है, इस वस्तु को इस ऊंचाई से गिराया जाता है। ठीक है, मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकंड में, तो यहां से इसे 1 सेकंड, यहां से यहां तक आने में उसे कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। तो जमीन पर पहुंचती, जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा, मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, बी को वैल्यू को निकालना है। लेकिन बी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कुछ और दिया ही नहीं है। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सलेशन काम करेगा वो क्या काम करेगा, वो जी काम करेगा। अब जो है, क्योंकि यहां पे मैंने बताया था जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर फेंकी जाए तो वहां पे क्या काम करता है, वहां पे एक्सेलरेशन काम करता है। ठीक है, और अनुज कुमार स्मार्ट रीजनिंग क्लासेस ने आंसर दे दिया है 9.8। इसके अलावा आंसर आया है पूजा का 9.8। तो बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वो 9.8 होगा, क्योंकि यहाँ पे जी यूज होगा। और गति का पहला समीकरण क्या होता है, बी बराबर यू प्लस ए टी होता है। और मैंने बताया था जब भी हॉरिजॉन्टल हो तो उसकी जगह पे u प्लस माइनस जी टी होता है। लेकिन वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है और जब भी नीचे गिरेगी तो क्या होगा, प्लस का जी लगेगा, तो यहां पे माइनस का यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु जो है वो नीचे की ओर गिर रही है। बस यूज कर लो, b बराबर u क्या होगा, इनिशियल स्टेज में u क्या होगा, यहां पे इनिशियल स्टेज है, अभी वस्तु रुकी हुई थी, तो यहां पे क्या होगा, u बराबर 0 हो जाएगा। अगर u बराबर u प्लस एटी नहीं होता, ut प्लस, हाँ u प्लस एटी होता है 0। g क्या है, g की वैल्यू क्या होती है, 9.8 होती है, और t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो b की वैल्यू क्या निकल के आई, 9.8 आई मीटर पर सेकंड। हमारा आंसर भी यही सेम होगा, ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही होगा, 9.8। और जिन लोगों ने 9.8 दिया है, सर मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मुझे हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा अगर रिफ्रेश कर लो, या फिर एक कहता ना वो जहाज उड़ा देना, जहाज को उड़ा दो एयरप्लेन मोड, उसके बाद में यूज करके देखो, शायद हो सकता है सही हो जाए।
ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है समझ में आ चुका होगा कि जब भी आपके साथ में वर्टिकल चीजें आ जाएं, यानी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर फेंकी जाए या नीचे से ऊपर की ओर फेंकी जाए या ऊपर से नीचे की ओर, वहां पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा वो क्या होगा, जी काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी। और ग्रेविटी भी कैसे, ऊपर वस्तु फेंकी जा रही है तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है तो माइनस जी, और ऊपर से वस्तु नीचे की ओर आ रही है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आ रही है तो प्लस का जी। यहां पे क्या था कि ऊपर से फेंकी जा रही थी तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आ रही थी, तो ग्रेविटी की दिशा में जा रही थी तो यहां पे प्लस का जी यूज किया है मैंने। बाकी समीकरण जो था वो मैंने यहां पे लगा दिया, गति का पहला समीकरण, वर्टिकल का समीकरण आपका जीटी होता है। सर मेरा झांसी सिटी जब नहीं लगता तो नेटवर्क प्रॉब्लम बता देते हैं। सर अभी तो कुछ समझ आ रहा, लगता है ये क्लास दोबारा लानी होगी, एयरप्लेन के चक्कर में ही आंसर लेट हो रहे हैं। हाँ जी, क्लास दोबारा ले लेना, नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है। बाकी मैंने आपको समझाया क्योंकि आप बहुत लेट आए हो, क्लास के बिल्कुल एंड पे आए हो, और एंड पे आए हो तो इसका मतलब बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट गई हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बताया भी है, जिससे क्या होगा कि वो चीज़ें थ्योरीज में रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती थी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने यहाँ पे बता दी है। ठीक है, और यहाँ पे पूजा ने डिलीट भी कर लिया मैसेज, ये बड़ा दिक्कत है, समझ में नहीं आता। ये आपका डिलीट फॉर एवरीवन वाला सिस्टम जब से चला है ना, व्हाट्सएप हो चाहे कुछ भी हो, तो आपको वहां पे डिलीट फॉर एवरीवन कर देते हैं, समझ ही नहीं आता। इंसान सारे मैसेज का रिप्लाई कर देगा, नहीं भले ही नहीं करेगा, लेकिन उस डिलीट फॉर एवरीवन का रिप्लाई जरूर करता है, भाई क्या भेजा था। कोई बात नहीं पूजा जी, मैं मानता हूं आपका आंसर पहले ठीक है। शुभम बीर सिंह नमस्ते भाई, नमस्ते। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता तो दिया, अगर आपने क्लास नहीं ले पाई है तो आप क्लास को बाद में देख लेना, और बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझो, थोड़ा सा देखो कि हाँ किस तरीके से चल रही है। एक बार आपको नहीं समझ में आ रहा, दोबारा देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 70, यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए, वही बात आ गई, अब वस्तु फिर ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग क्या होगा। ये आंसर तो इसका तो अलग ही आंसर है, पूजा ने तो आंसर ही दे दिया, पता नहीं पूजा बिल्कुल देख के आंसर दे रही है, ऐसा लग रहा है रोबोट आंसर दे रहा हो। 0 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए, कोई वस्तु है ऊपर की तरफ फेंकी जाती है, अब ये वस्तु अपनी मैक्सिमम यानी इस ऊंचाई तक ही जा सकती है, तो इस ऊंचाई तक जा सकती थी, वहां पे जाके क्या होगी, कुछ देर रेस्ट की अवस्था में आती है। इसका मतलब क्या है, मैं इसको जब ऊपर की तरफ फेंकूंगा, ये जो दिख रहा है ना, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकूंगा तो एक स्थिति ऐसी आएगी, ये मैक्सिमम अवस्था में होगा कि वहां से अब ऊपर नहीं जा सकता। जब वहां से ऊपर नहीं जाएगा तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ सेकंड का मतलब कुछ नैनो सेकंड के लिए रुकेगा, रुकने के बाद में नीचे आएगा, तो इसका मतलब है कि रुका वो मैक्सिमम पर जाकर रुकता है। रुकने का मतलब है कि इसका वेग 0 हो जाता है, और जब वेग 0 हो जाएगा तो उसके बाद ये नीचे गिरेगा। लेकिन इसने क्या पूछा है कि अपनी अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा, तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या है, यहां पे वेग जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि यहां पे जो वस्तु है वो अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो वो कुछ देर रुकती है, रुकने के बाद नीचे गिरती है, तो वस्तु की अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग कितना होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाँ जी अनुज कुमार बिल्कुल सही आंसर है, 0 आंसर होगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है वो 0 है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 क्या कहता है, 18 दे रखा है कि एक गेंद को भवन की छत से गिराने पर, अब कोई गेंद है भवन की छत यानी कहीं पर कोई भवन है, महल है, जो भी है, वहां से उसको गिराया जाता है, तो गिराने पर गेंद जमीन पर, भाई ऊपर से गिराओगे तो जमीन पर ही आएगा, तो जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं, तो वो ऊपर से जब गिराई जाती है उससे 3 सेकंड में नीचे आ जाती है। पूजा सिंह राधे राधे। झांसी सिटी ने तो आंसर भी दे दिया ऑप्शन नंबर सी, 30 मीटर। बाकी देखते हैं, 3 सेकंड लगते हैं। गेंद का पृथ्वी की ओर त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है, तो भवन की ऊंचाई है, तो यहां पे पृथ्वी की ओर त्वरण दे रखा है, पृथ्वी की ओर त्वरण नीचे की ओर लग रहा है तो जी भी दे रखा है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है 40, 20, 30 और डी है इनमें से कोई नहीं। और पूजा ने आंसर दिया है नन ऑफ दी। शुभमवीर कह रहे हैं 30 मीटर। पूजा का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो बाकी और लोग भी बताइए क्या आंसर होगा।
अनुज कुमार का आंसर है 20। चलिए बताता हूं मैं आंसर क्या होगा। वैसे आंसर मुझे सही पता चल चुका है और बताया जिसने भी है वो मैं बता दूंगा किसने बताया है। पूजा सिंह का भी आंसर आया है डी। तो दोनों पूजा सिंह ने आंसर दिया है। अब मैं यहां पे बात कर रहा हूं कि भवन की छत से गिराने पर गेंद को जमीन पर पहुंचने में 3 सेकंड लगते हैं। तो यहां पे क्या दे रखा है, 3 सेकंड लगते हैं किसको, यानी टाइम दे रखा है। तो मैंने देख लिया ये टाइम है 3 सेकंड का। इसके अलावा त्वरण जो दे रखा, अब जो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो क्या होगा, त्वरण क्या होगा, जी होगा। एक्स ग्रेविटी वाला त्वरण काम करेगा, गुरुत्वीय त्वरण काम करेगा, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, भवन की ऊंचाई यानी एच निकालना है। और मैंने ये बताया था कि गति का जो दूसरा समीकरण है वहां पे हम दूरी का यूज करते हैं, जहां पे हम एस का यूज करते हैं उस जगह पर अब एस का यूज ना करके एच का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा समीकरण क्या है, एच बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ए टी की जगह पे अब क्या काम करेगा, ग्रेविटी काम करेगी, जी टी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन जी के लिए मैं प्लस माइनस का यूज करूंगा क्योंकि ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन वस्तु कहां आ रही है, नीचे की ओर। जब नीचे की ओर आ रही है तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग यानी जहां ग्रेविटी लग रही है वहीं पर आ रही है, तो क्या होगा, प्लस ही होगा। अब यहां पे मैं आंसर को लगता हूं। भवन की छत से गिराने पर यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो तो मैंने बताई नहीं, इनिशियल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। ठीक है, ये तो हो गया 0 प्लस हाफ, जी कितना है हमारा 10 है और टी कितना दे रखा है हमारा 3 दे रखा है, ये हो जाएगा 9। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे 5 होगा और इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 45 मीटर। तो आंसर तो 45 मीटर आया है। और यहां पे क्या होगा, 40 मीटर दे रखा है, 20 दे रखा है, 30 दे रखा है, 45 तो दे ही नहीं रखा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो जहां पर पूजा और पूजा सिंह ने आंसर बताया, बिल्कुल सही आंसर बताया। मुझे लगता है देख के ही आंसर दे रहे हो, इतनी बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हो आप लोग। तो यहां पे क्वेश्चंस को देखकर अगर आंसर आ रहे हैं तो मुझे लगता है आपने कितनी अच्छी प्रैक्टिस कर रखी होगी ऐसे क्वेश्चंस की। तो यहां पे रेलवे में ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। मोशन की मैंने पहली क्लास कराई थी जिसमें मैंने कई सारे क्वेश्चंस कराए जो आपके एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी से, स्पीड से रिलेटेड थे। दूसरे क्लास में मैंने आपको न्यूटन के गति के नियम बताए और न्यूटन के गति के नियम के अलावा गति के समीकरण से मैंने आपके क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आज की क्लास में आपको मैंने ये सारी चीजें करा दी, यानी मोशन का जो चैप्टर हम करा रहे थे, जो चैप्टर बाय सीरीज चल रही थी, उस चैप्टर बाय सीरीज में मोशन का चैप्टर यहां पे कंप्लीट होता है। और अगर कंप्लीट होता है तो अब आगे आपको एक नए चैप्टर के साथ में हम मिलने वाले हैं। ये आपका आज आखिरी क्वेश्चन था। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, किसी ने होमवर्क नहीं किया, यानी होमवर्क का मतलब किसी ने कमेंट में भी नहीं बताया, ना ही लाइव क्लास के कमेंट में बताया, ना ही लाइव क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट में बताया। तो होमवर्क देना का मतलब ही समझ में नहीं आया मुझे कि अगर मैं होमवर्क दे रहा हूं और आप करके ही नहीं आ रहे हो फिर क्या मतलब है होमवर्क देने का। इसलिए मैंने आज सारे ही क्वेश्चन करा दिए। सर जी गलत हो गया, कोई बात नहीं है भाई अनुज, राधे राधे। कहीं से कॉपी कर लिया हो भाई, ये तो पता नहीं है कहां से कॉपी कर लिया, लेकिन हाँ ये है कि आंसर उनके सही आए। पूजा 10वीं फेल है, ये तो झांसी सिटी। अच्छा झांसी सिटी आपका नाम क्या है ये बता दो, नहीं तो मैं बार बार झांसी सिटी ही बोलने वाला हूँ। पूजा 10वीं फेल है, तो पूजा के बारे में तो मुझे, अगर वो 10वीं फेल है तब भी देखो आंसर देख लो, अगर आपको लग रहा है 10वीं फेल है तब भी आंसर उसके सारे सही आ रहे हैं। सर कौन सा क्वेश्चन था कल वाला, अब कल वाली पीपीटी तो मेरे पास में अभी है नहीं है। कल वाली पीपीटी जो है वो कल की क्लास में ही है। अब वहां पे जब आप इससे पहले वाली क्लास देख लेना, वहां पे आपको लगता है आंसर देने लायक है तो आप आंसर दे सकते हो कमेंट में। अब मैं किसी को फोर्स नहीं करने वाला कि आंसर देना ही है, लेकिन मेरा मानना यह था कि जब आप आंसर दोगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि हमने अपने तरीके से क्वेश्चन किया। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में मेरा आंसर कैसा निकल रहा है, सारे क्वेश्चन किए, सारे क्वेश्चन के बाद में मेरा आंसर अगर सही जा रहा है तो आप सही जा रहे हो। अगर आपका आंसर अभी भी गलत है तो इसका मतलब है कहीं कोई कमी रह गई है, और उस कमी को देखने के लिए आपको फिर से क्वेश्चंस को देखना होगा। क्वेश्चंस को देखने के बाद में फिर से आंसर निकालना होगा। यही प्रैक्टिस का तरीका होता है, इसीलिए होमवर्क दिया जाता है। होमवर्क का कोई मतलब नहीं है कि भाई होमवर्क मेरा होमवर्क तो आपको समझ में भले आए ना, लेकिन आप कहीं से कोई क्वेश्चन तो करोगे, किसी ना किसी बुक से तो करोगे। तो उन बुकों को करना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपके आंसर इतनी जल्दी नहीं निकलेंगे जितनी जल्दी पूजा के निकल रहे हैं। झांसी पंडित सुहानी दीक्षित नाम है। अच्छा ये पंडित लगाना जरूरी था।
सर झारखंड की क्लास आप लोग नहीं चलाते? नहीं, हमारे यहाँ पे अभी झारखंड की कोई क्लास नहीं चलती अभी। थैंक्स झांसी। कुछ नहीं सर, मैं तो बोल रहा हूँ कि इसे ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने हैं जी सर, सभी झारखंड। ठीक है चलिए। तो यहाँ पे क्या नाम था, नाम भूल गया मैं। पंडित सुहानी दीक्षित ने सही, जो सुहानी दीक्षित हैं झांसी सिटी से जुड़ी हैं, बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है आप पहली बार थे, आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। और जो साथी मेरे साथ में नए जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में भले ही यहाँ पे यूट्यूब पे हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, अगर मैं हम लोग रात में 9 बजे आपको पढ़ाने आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ हमारे लिए करना होगा। बस उतना ही करना है जितना बस एक क्लिक से हो सकता है। वो एक क्लिक से क्या होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको हम इसी तरीके से रोजाना परेशान करते रहेंगे, चाहे वो रात के 9 बजे हो या दोपहर के 12 बजे। अब मैंने दोपहर बोला है, नहीं तो मैं सुबह ही निकल रहा था तब से। ठीक है, सभी झारखंड थैंक यू क्लास के लिए। कल मिलते हैं ज्योग्राफी की ऑफलाइन क्लास में। अच्छा, आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो, मैं तो भूल ही गया। अगर आप, ठीक है, कल सुबह आप मेरी ऑफलाइन क्लास है, उसके लिए देखते हैं। बाकी अभी जो क्लासेस हुई है, आपको आपके मतलब की क्लास है, इस पर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जो लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं उनसे ये और कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक नहीं करते हो चलो ठीक है, लेकिन शेयर जरूर करें। अपने साथियों को यहाँ पे बुलाएं, उनको बोलें कि यहाँ पे आपके मतलब की क्लासेस हैं। ये आपकी जो क्लासेस हैं रोजाना 9 बजे रहेंगी, जिसमें मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। और जिन लोगों ने मुझसे बोला था कि चैप्टर वाइज चलाने के लिए, तो मैं आपकी ही डिमांड पर चैप्टर वाइज चला रहा हूँ। बाकी आपकी और कोई भी डिमांड होती है, चाहे वो आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या फिर आपकी कोई क्वेरी हो, आपके कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में बता सकते हैं, उसको मैं क्लास में या फिर आपकी लाइव क्लास के लिए या फिर उसके लिए अलग सेशन, अलग वीडियो बना के आपको वहां पे प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपको कोई डाउट है तो आपको सामने नंबर दिया गया है 70 वाला नंबर। इस नंबर को आप ट्राई करोगे तो डायल करने के बाद में ये नंबर जो आएगा, आपकी कोई डाउट है, आपकी जो भी चीजें क्वेरी हैं, वो आप उनको भी बता सकते हो। ठीक है, तो जो भी साथ में जुड़े हुए हैं, बस आपका सबसे पहले तो आपका ही थैंक यू है कि आप मुझे इतनी देर के लिए देख रहे थे, यही काफी है। बाकी पूजा का, हाँ जी थैंक यू। गुड नाइट फ्रेंड्स। गुड नाइट फ्रेंड, मतलब मैं फ्रेंड फ्रेंड ही मान ली। चलिए, आपने बोला किसी और को, लेकिन मैंने भी गुड नाइट ही बोल दिया। बाकी ये पूजा गूगल खोल के बैठी है चलो, गूगल खोल के भी आंसर तो दिया। गूगल खोलने से क्या होगा, आप अगर गूगल का यूज किया है तो आपको क्वेश्चन वहां पे बोलना पड़ेगा। बोलने के बाद में आपको क्वेश्चन देखना भी पड़ेगा, आंसर भी देखना पड़ेगा। आंसर देखोगे तो कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाता है जब हम चीजों को बार बार देखते हैं तो। ठीक है सर, कल क्लास नहीं ले पाएंगे? क्यों? कल की क्लास होगी। शायद हो सकता है आपकी शाम की क्लास ना हो पाए, ये कंफर्म है। ये मैं बता देता हूँ, शाम की क्लास ना हो पाए, लेकिन हाँ सुबह की क्लास जो 12 बजे चलती है, वो 12 बजे वाली क्लास होगी। ठीक, क्योंकि कल फिर वही बात है कि अभी आपको पता है श्राद्ध का टाइम चल रहा है, तो श्राद्ध के टाइम पे कल हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे श्राद्ध है, तो जिस वजह से शायद हो सकता है मैं दोपहर वाली क्लास तक तो ले सकूं, उसके बाद वाली क्लासेस शायद ना हो पाए। ठीक है। अच्छा, मेरा बर्थडे पार्टी है, ये तो अलग ही है। फिर तो पार्टी है तो पार्टी मिलेगी कैसे? ऑनलाइन केक आएगा इस पे, और केक को डाउनलोड कर लो, पेज निकलेगा, पेज को ही खा लो। ऐसे कैसे पार्टी चलेगी भाई? ये बहुत सही बात बोली है कि अगर आपको खुशी मिल रही है कुछ बोलकर, तो आप खुश हो लो। झारखंड पुलिस में 5 किलोमीटर की रेस कर दी गई है, तो बहुत अच्छी है। देखो, मुझे नहीं पता है झारखंड का, क्योंकि मैं झारखंड को नहीं पढ़ाता हूँ। बाकी अगर झारखंड से रिलेटेड है तो मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड से रिलेटेड उन चीज़ों को देख सकूं, और उसमें कोई अगर डाउट है क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो वो मैं देखने के बाद बताऊंगा। सर झारखंड का भी क्लास आप लोग चालू कर दीजिए। तो ठीक है, मैं बोल तो रहा हूँ, अगर झारखंड से रिलेटेड हमारे बस में कुछ होता है तो उनको जरूर स्टार्ट करेंगे। बाकी सर से बात होती है, ये सारी चीज़ें सर क्लियर करेंगे, सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी क्या है, अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो आपकी दो, ये एक एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं, और शाम को जो रहती है वो आपकी एनटीपीसी के साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी आपकी डिमांड है झारखंड से रिलेटेड, लेकिन झारखंड से रिलेटेड में क्या, वो भी तो आप बताइए कि झारखंड में कुछ अलग
हाँ नहीं, अलग नहीं है। मैंने बोला कि अगर झारखंड में, झारखंड से रिलेटेड आपका जो जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो या फिर जिस कोर्स की बात कर रहे हो, उस कोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। आप किस कोर्स की बात कर रहे हो, ठीक है? तो मैं उस कोर्स को तभी तो देखूंगा, देखने के बाद ही तो बताऊंगा मैं। पेपर निकलने के बाद मिलेगी पार्टी, चलो ठीक है, ये भी देखेंगे। पेपर निकलने के बाद में पार्टी शायद आपको ना देनी पड़े, तो हमारी तरफ से पार्टी जरूर होगी। मैंने हमेशा बोला, पुलिस का एग्जाम हुआ था, जैसे ही पुलिस का रिजल्ट आएगा, जो साथी हमसे पढ़े थे क्वालिफाई करेंगे, क्वालिफाई करने के बाद में यादवेन स्मार्ट क्लासेस की तरफ से उनको यहाँ पे सम्मान किया जाएगा, उनको यहाँ बुलाया जाएगा। और पार्टी की बात है तो पार्टी भी हमारी तरफ से है। आज की नहीं, उस दिन की पार्टी हमारी तरफ से, आज की तो नहीं, उस दिन की पार्टी हमारी की तरफ से, ठीक है? चलिए, आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल फिर से 12 बजे, और रात में अगर हो पाया तो 9 बजे। बाकी क्लासेस आपकी रोजाना चलती हैं। दोपहर में 12 बजे मेरी क्लास रहती है जीएस की, और रात में 9 बजे जो क्लास होती है वो मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ अभी प्रेजेंट में, साइंस में, ठीक है? तब तक के लिए फिर मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।